अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आप लोगों ने अब तक हम लोगों ने 6 लेक्चर्स इसके पढ़ लिए, ठीक है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं और किस किस तरह से एक्सक्रीशन हो सकते हैं, उसके क्या क्या मोड हो सकते हैं। तो आज जो हमने पढ़ना है वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स के अंदर किस तरह से एक्सक्रीशन होते हैं, इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है, हम सबको पता है कि व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स फ्रॉम बॉडी। जो भी हम फूड लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, ठीक है, जिस फूड का हम इनटेक करते हैं वो फूड मेटाबोलाइज्ड होती है। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। मेटाबोलाइट्स के साथ साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। जो एनर्जी होती है वो हमारे बॉडी मेकअप या डिफरेंट हमारे सिस्टम्स में, हमारे प्रोसेसेस के अंदर काम आ जाती है। लेकिन जो मेटाबोलाइट्स बचते हैं वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। वही बात सेम नीचे भी इक्वेशन के अंदर है कि फूड है, उसके बाद वो मेटाबोलाइज्ड होगी, मेटाबॉलिज्म होगा, उसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जो एनर्जी होगी वो बॉडी मेकअप में काम आएगी एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होंगे वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये देखना है कि एनिमल्स के अंदर एक तो फूड किस किस तरह की हो सकती है और, ठीक है, उनके आगे वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से बन सकते हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर फूड दी हुई है 3 तरह के, शुगर्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। हम यूजुअली यही फूड इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। फैट्स है, प्रोटीन्स हैं और शुगर्स हैं, ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन नीचे लिखा हुआ है, इस ऑक्सीजन के ज़रिए से इनकी मेटाबॉलिज्म होगा। अब शुगर का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या क्या उसके नतीजे में हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स आएंगे, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फैट्स का जब मेटाबॉलिज्म होगा तब कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स आएंगे, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड प्रोटीन्स का जब वेस्ट प्रोडक्ट्स होगा तो आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, यूरिया है, यूरिक एसिड है एंड सॉल्ट्स है, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन्स के नतीजे में, प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, ठीक है, इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। अब ये किस तरह से सारे बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं या रिमूव होते हैं वो हमने देखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ओके, तो हमें ये जो टोटल जो हमें है वो 5 तरह के हम लोग कह सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, एनिमल्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल है कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद है वाटर। अच्छा, हम इसको सिर्फ वाटर नहीं लिख सकते, हम इसको एक्सेस वाटर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो वाटर हम लिखेंगे तो इट्स मीन कि वाटर जो है, वाटर तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी तो होता है, लेकिन जो एक्सेस वाटर होता है वो बॉडी से रिमूव होता है। उसके अलावा है अमोनिया, उसके बाद है फिर यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो ये 5 तरह के वेस्ट्स हैं जो कि हमने बॉडी से रिमूव करने होते हैं, किस बॉडी से, एनिमल बॉडी से। उसके बाद यहाँ पे है एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सबसे पहले हमने जो पढ़नी है वो है एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से एक्सक्रीट होते हैं, फिर हम अगली चीज़ों पे चलेंगे कि वो किस तरह से होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेशन के ज़रिए से रिमूव होती है। सिंपल है ना, ठीक है। हमें पता है इस बात का कि रेस्पायरेशन के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाती है। और वो भी आपको पता है वो किस तरह से होती है, जब एयर पैसेज वे हो रहा होता है, ठीक है। आपको पता है ना कि हमारे जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर जो एयर पैसेज वे के ज़रिए से जो है हम लोग गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। जब गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है तो एयर ब्रीदिंग के ज़रिए से अंदर आती है ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो लंग्स में जब जाती है तो लंग्स के अंदर एयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है और दोबारा से ये फिर बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये रिलीज़ हो जाती है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन होती है इन एनिमल्स। उसके बाद वाटर किस तरह से होता है, वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स भी होता है। वो किस तरह से होता है कि जब हम लोग बाहर कार्बन डाइऑक्साइड या एयर जो है वो रिमूव कर रहे होते हैं तो एयर के अंदर नमी भी होती है, ठीक है। तो वो नमी जो होती है वो एक्चुअली वाटर वेपर्स होते हैं। तो इस तरह से वाटर भी साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ हो जाता है। थर्ड थिंग, वाटर का एक और सोर्स भी है जो वो रिलीज़ होता है, ठीक है। वाटर जो है वो यूरिन के ज़रिए बल्कि हमारा जो मेजर वाटर की एक्सक्रीशन है वो यूरिन के ज़रिए से ही होती है, ठीक है, स्पेशली इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है।
स्वेटिंग इज ऑल्सो द मेथड ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। स्वेटिंग के ज़रिए से सॉल्ट्स भी एक्सक्रीट होते हैं और वाटर भी एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जिनके ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की एक्सक्रीशन होती है। उसके बाद है एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। ये तीन चीज़ों की किस तरह से एक्सक्रीशन होती है ये हम देख लेते हैं। अब क्या होता है कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो इन तीनों चीज़ों को डिफरेंटली एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। सारे एनिमल्स एक ही तरह से एक्सक्रीशन नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सराउंड्स वाटर, देयरफॉर दे डू नॉट स्टोर अमोनिया डायरेक्टली एक्सक्रीट इट इन वाटर। अब बेटा होता क्या है कि जो अमोनिया है एक्चुअली वेरी टॉक्सिक है, ठीक है। तो अगर तो हम इसको डायरेक्टली, इसको पहली बात यही है कि हम बॉडी के अंदर स्टोर ही नहीं कर सकते अमोनिया को, ठीक है। तो जब अमोनिया या असल में होता क्या है कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड के ज़रिए से असल में तो नाइट्रोजन रिमूव हो रही होती है, ठीक है। लेकिन आपको मैंने पहले भी ये बताया कि जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया की फॉर्म में ही वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में या नाइट्राइट्स की फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो उससे ही डायरेक्टली वो एक्सक्रीट होती है। लेकिन अमोनिया इटसेल्फ इज़ अ वेरी टॉक्सिक, ठीक है। तो अमोनिया बहुत टॉक्सिक होती है, इस वजह से बॉडी हमारी उसको स्टोर नहीं कर पाती, ठीक है। तो क्या होता है कि जो अमोनिया होती है वो लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स के अंदर उसको चेंज करना पड़ता है, फिर वो आगे से रिलीज़ होती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह के भी हैं जो कि अमोनिया को डायरेक्टली बॉडी के अंदर स्टोर नहीं करते और वो फिर डायरेक्टली वाटर के अंदर उसको रिलीज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर से सराउंड हुए होते हैं, ठीक है। तो इट्स मीन कि उनको जो है वो वाटर की वो केयर नहीं करते, कि उनको ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो क्योंकि जो सबसे इजी वे होता है ना वो वाटर के ज़रिए से किसी भी चीज़ को एक्सक्रीट करना होता है। तो अगर वो अपनी बॉडी से वाटर के ज़रिए से अमोनिया को एक्सक्रीट कर रहे हैं तो साथ साथ वाटर भी तो एक एक्सक्रीट हो रहा है ना, ठीक है। तो इस चीज़ से उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके तो इर्द गिर्द बहुत सारा वाटर है, तो वो दोबारा वाटर को इनटेक कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से वो क्या करते हैं कि वो अमोनिया को फौरी तौर पर स्टोर नहीं करते, उनको किसी और लेस टॉक्सिक मटेरियल में अमोनिया को स्टोर नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली वाटर के अंदर उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। इसमें फिशेस भी आ जाती हैं। ये थी एक्वेटिक की बात। अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं लाइक मैमल्स हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्टली जो है ये क्योंकि इनको तो वाटर की ज़रूरत होती है और ना ही इनका इन्वायरमेंट इस तरह का है कि इनके पास बहुत ज़्यादा वाटर है, तो ये क्या करते हैं कि ये कुछ देर के लिए जो वेस्ट होते हैं उनको समटाइम्स स्टोर करते हैं, ठीक है। अब स्टोर किसके अंदर करते हैं? ब्लड के अंदर। डेफिनेटली मैंने आपको पहले भी ये बड़ी दफ़ा बताया कि जो ब्लड के ज़रिए से होती है, ठीक है, वाटर जो है वो ब्लड के अंदर स्टोर होता है और उसके बाद ये फिर एक्सक्रीट होता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो ब्लड के अंदर ही स्टोर होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं कि ये यूरिन तक जाते हैं, ठीक है। यूरिन के ज़रिए से फिर ये रिलीज़ हो जाते हैं और आपको पता है कि ब्लड के बाद फिर ये ठीक है किडनी तक जाते हैं, किडनी से फिर आगे ये यूरिन में ट्रांसफ़र होके तो यूरिन के ज़रिए से फिर ये बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है कि अमोनिया जो है, अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर ही हम उसी की बात कर लेते हैं कि अमोनिया जो है वो मैंने बताया कि लेस टॉक्सिक मटेरियल के अंदर चेंज होती है। तो अमोनिया पहले यूरिया के अंदर चेंज होगी, फिर यूरिया जो है वो यूरिक एसिड के अंदर, यूरिक एसिड उससे भी ज़्यादा लेस टॉक्सिक है, ठीक है। फिर देन क्या ठीक है यूरिक एसिड, ये यूरिक एसिड सबसे लेस टॉक्सिक है, ठीक है। तो इस तरह से ये अमोनिया जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर चेंज होकर बॉडी से रिलीज़ होती है। अब क्या होता है कि अब यूरिक एसिड की भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूरिक एसिड की फॉर्म में अमोनिया या नाइट्रोजन को रिलीज़ करते हैं। तो बर्ड्स, बेटा बर्ड्स जो हैं उनका जो इन्वायरमेंट है वो एयर है, ठीक है, हवा है, विंड है। तो वो क्या करते हैं कि अब उनको तो पानी पहले ही स्टोर करने की ज़रूरत है, तो वो यूरिन के ज़रिए से या इस तरह से वेस्ट मटेरियल का रिमूवल नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं कि यूरिक एसिड की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके फिर वहाँ से वो रिलीज़ करते हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन एक्चुअली जो है वो अमोनिया और यूरिया की फॉर्म में रिलीज़ हो रही होती है, यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ हो रही होती है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये बॉडी से रिमूव होने बहुत ज़रूरी हैं, इतने ज़रूरी हैं कि अगर ये कॉन्स्टेंटली बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएं तो उससे इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है और कोमा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रिमूवल इनका सबसे पहले तो ज़रूरी है। उसके अलावा अब और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिनके अंदर अमोनिया चेंज हो सकती है, ठीक है।
अगर अमोनिया की लो क्वांटिटीज़ हैं तो वो किसके अंदर चेंज हो सकती है, क्रिएटिनिन, उसके बाद क्रिएटिन, उसके बाद ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड। ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड भी बहुत लेस टॉक्सिक होता है, इस वजह से अमोनिया इसके अंदर भी चेंज हो जाती है। उसके अलावा जब इसकी ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, तो प्योरीन्स और पायरिमिडीन की फॉर्म में भी समटाइम्स जो अमोनिया है वो एक्सक्रीट होती है, ठीक है। आपको पता है ना कि जो डीएनए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह होते हैं, उनकी जो ब्रेकडाउन होती है तो अमाइनो एसिड्स उससे रिलीज़ होते हैं, फिर अमाइनो एसिड से जो अमाइनो ग्रुप है वो रिलीज़ हो जाता है, और अमाइनो ग्रुप जब रिलीज़ होता है तो उसको हम लोग डी अमाइनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से फिर ये पायरिमिडीन और प्योरीन्स की फॉर्म में, पायरिमिडीन और प्योरीन्स बेटा क्या होती हैं, ये नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं। मैंने आपको बताया ना, इसी वजह से कि न्यूक्लिक एसिड वगैरह से ये रिलीज़ होती है, और इस फॉर्म में भी नाइट्रोजन जो है वो बॉडी से रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। पायरिमिडीन और प्योरीन आरएनए और डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं। उसके बाद when metabolize these nitrogenous bases produce significant amount of nitrogenous waste। अच्छा, जब मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म में रिलीज़ होती हैं, अब क्या होता है कि जब प्योरीन और पायरिमिडीन का मेटाबॉलिज्म होता है, उनको मेटाबलाइज किया जाता है, तो ये फिर और भी नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर चेंज हो जाती है। उसमें हाइपोजेंथीन, उसके अलावा जेंथीन, यूरिक एसिड, एलेंटोइन, यूरिया एंड अमोनिया, ये सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से बॉडी से ना वेस्ट जो है वो रिमूव होते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, ठीक है। एनिमल्स के अंदर इसी तरह से एक्सक्रीशन होती है। आप लोगों ने ये जो कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, डिफरेंट अमोनिया जो चेंज हो रहा होता है, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर, डिफरेंट केमिकल्स के अंदर फॉर एक्सक्रीशन, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखने हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से रिलीज़ होती है, वाटर किस तरह से रिलीज़ होता है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो अच्छी तरह से इसको याद कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।